अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है बच्चों, खैरियत से हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग अपने अफसाना तीसरा नंबर जो अफसाना है हमारे निशाब का दरक्षा का, उस तीसरे अफसाने का जिक्र करेंगे, यानी कि कटी हुई शाख, जो कि डॉक्टर कमर जहां की तसनीफ है। डॉक्टर कमर जहां ने कटी हुई शाख के उन्वान से हमारे निसाब में एक बहुत ही अच्छा अफसाना लिखा है, जिसका जिक्र आज हम करेंगे। जिक्र करने से पहले मुझे आप लोगों से कुछ जरूरी बातें करनी है, और वो जरूरी बातें ये है कि आप लोगों के बिहार बोर्ड मैट्रिक 10th के एग्जाम के लिए जितने भी सवाल जवाब या फिर जो भी उर्दू की तैयारी है, उसके लिए दानिया उर्दू क्लासेस में पढ़ाई पूरी शुरू हो चुकी है। और पढ़ाई के स्टार्टिंग से ही चैप्टर वाइज चैप्टर आप लोगों को राइटर के नियम को पढ़ाया जा रहा है, उसको समझाया जा रहा है। तो आप लोग प्लीज उसके प्लेटफॉर्म पे जाके दानिया उर्दू क्लासेस के प्लेटफॉर्म पे जुड़े और उस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपको मेरे सारे पुराने वीडियोस भी मिल सके जहां पे पुराने सारे चैप्टर की पढ़ाई हुई है, और ताकि आने वाले वीडियो को भी जल्द से जल्द आप तक पहुंचाया जा सके। तो इसके लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि स्टूडेंट्स इसका फायदा उठा सके। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ, जो कि चैप्टर का नाम है उन्वान कटी हुई शाख से है। तो हमेशा की तरह इस बार भी हम लोग अफसाना को पढ़ने से पहले चैप्टर की शुरुआत करेंगे, और चैप्टर की शुरुआत से पहले राइटर के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि डॉक्टर कमर जहां। तो जो तीसरा अफसाना है उसकी जो मुसन्निफ है, यानी जो उसकी मुसन्निफा है, लेडीज है डॉक्टर कमर जहां, तो उनके हम लोग बायोग्राफी को पढ़ेंगे, तब हम लोग कटी हुई शाख को पढ़ेंगे, कटी हुई शाख अफसाना को। तो डॉक्टर कमर जहां जो है, बुक से हम लोग एक बार बुक का ध्यान देते हैं, बुक पे ध्यान देते हुए पढ़ेंगे, फिर उसके बाद से बायोग्राफी पे ध्यान देंगे। डॉक्टर कमर जहां की पैदाइश 1951 ईस्वी से 1952 ईस्वी तकरीबन, यानी कि इनके डेट ऑफ बर्थ को कंफर्म नहीं किया गया है। ये 1951 भी हो सकता है, 1952 भी हो सकता है, इसलिए तकरीबन यहाँ पे लगाया गया है। तो तकरीबन 1951 से तकरीबन 1952 ईस्वी में समस्तीपुर जिला के मर्दम खेस गांव बुजुर्ग द्वार में हुई थी। इसी गांव को उनका आबाई वतन भी समझना चाहिए। आबाई वतन का मतलब होता है पूर्वजों का घर, जहां से पूर्वज वगैरह रहे हैं जाकर। कभी ऐसा होता है कि पूर्वज कहीं और से होते हैं और उनके बाल बच्चे पढ़ाई की वजह से दूसरे जगह पे माइग्रेट कर जाते हैं, तो वो आबाई वतन, पूर्वजों का घर। तो कहता है कि लेकिन उनका ये पूर्वज का भी घर यहीं पे था। कहा? मर्दम खेस गांव बुजुर्ग गांव। अब कहता है उनके वालिद का नाम, यानी आपके वालिद का नाम सैयद अताउल हक था। खानदान के अफराद इल्म अदब से दिलचस्पी रखते थे। चुनांचे रिवायती तालीम हासिल करने के बाद कमर जहां पटना आ गई और पटना यूनिवर्सिटी से उर्दू में एमए किया और पीएचडी किया। यानी कि डॉक्टर कमर जहां जो थी, उनका घराना जो था अदब से लगाव रखता था, यानी पढ़े लिखे घराने से वो ताल्लुक रखती थी, इसलिए उन्होंने भी आला तालीम हासिल किया। और वह समस्तीपुर जिला को छोड़ के पटना जाती हैं और पटना यूनिवर्सिटी से उर्दू में एमए और पीएचडी करती हैं। ठीक है, यानी कि उनके मौजू जो थे पीएचडी करने के और एमए करने के, वो उर्दू में की है। ठीक है, तो वहां पे वो जाती है। फिर कहता है कि उर्दू अदब से फितरी दिलचस्पी होने की वजह से जमाना तालिब इल्मी में ही, यानी 1966 ईस्वी से ही अफसाना लिखना शुरू कर दिया। यानी उनको उर्दू अदब, यानी कि उर्दू जो लिटरेचर था, उनसे उनको फितरी दिलचस्पी थी, यानी कि स्टार्टिंग से ही लगाव था, उनका झुकाव था उर्दू की तरफ। इसलिए उन्होंने 1966 ईस्वी में सबसे पहला अपना अफसाना तालिब इल्मी के ही जमाने में, तालिब इल्मी का मतलब हुआ ड्यूरिंग, मतलब एजुकेशन टाइम, लर्निंग पीरियड में, यानी कि वो जब पढ़ाई कर रही थी उसी टाइम में उन्होंने अपना पहला अफसाना लिख दिया 1966 ईस्वी में, जिसका नाम था जुनून वफा। जुनून वफा की अशात 1966 ईस्वी में हुई, जो कि एक रिसाला था पटना में, महनामा, सॉरी रिसाला नहीं, महनामा। महनामा का मतलब एक बार छपने वाला, महीना में एक बार छपने वाला एक ऐसा मैगजीन, जिसके अंदर उन्होंने सुबह नूम करके, उस महनामा का नाम क्या था? सुबह नूम। सुबह नूम के अंदर उन्होंने 1966 ईस्वी में जुनून वफा की अशात की। अब कहता है सुंदरवती महिला कॉलेज से, ये तो था इनके तालीमी कैरियर की बात और उनके जो बचपन के जो घरेलू माहौल है उसके बारे में। अब हम आते हैं इनके तदरीसी करियर के बारे में। तदरीसी करियर से मुराद हुआ कि उन्होंने अपने पढ़ाने का जो सिलसिला था कहाँ से शुरू किया? तो सुंदरवती महिला कॉलेज से किया। कहाँ से किया? सुंदरवती महिला कॉलेज, जो कि भागलपुर में है। और सुबह उर्दू में उनका
करियर का आगाज होता है। यानी कि उर्दू डिपार्टमेंट से, उर्दू विभाग में उन्होंने अपने करियर का आगाज किया। वो कहाँ पे? सुंदरवती महिला कॉलेज से। और तरक्की करके, तरक्की का मतलब होता है प्रमोशन होना। तो आप जिस फील्ड में हैं, अगर आप अच्छा कर रहे हैं तो आपको अचीवमेंट मिलती है और आप उस अचीवमेंट से आगे आगे तरक्की करते जाते हैं। ये हर एक फील्ड में, हर एक इदारे में होता है। तो ये सुंदरवती महिला कॉलेज से ट्रांसफर होके, प्रमोट होके कहाँ चली जाती है? तरक्की करके भागलपुर यूनिवर्सिटी जाती है। कहाँ जाती है? भागलपुर यूनिवर्सिटी के सदर शोबा उर्दू के ओहदा को संभालती है। सदर शोबा उर्दू का मतलब हुआ उर्दू डिपार्टमेंट की हेड बनती है वहां। ठीक है, यानी कि दो तरीके से स्टूडेंट हमेशा ये बात में कंफ्यूज कर जाते हैं कि भाई क्वेश्चन आता है कि भागलपुर सुंदरवती महिला कॉलेज से उन्होंने अपने तदरीसी करियर का आगाज किया, तो क्वेश्चन पूछेगा कि डॉक्टर कमर जहां ने अपने तदरीसी करियर का आगाज कहाँ से किया या किस कॉलेज से किया। अक्सर बच्चे हड़बड़ी में लिख देते हैं भागलपुर यूनिवर्सिटी, भागलपुर यूनिवर्सिटी, जबकि वो पूरा गलत हो जाता है। सुंदरवती महिला कॉलेज, ठीक है, क्या होगा? तदरीसी करियर का आगाज सुंदरवती महिला कॉलेज। और फिर पूछेगा कि किस विभाग में, किस सूबे में, तो उर्दू सूबा में, यानी उर्दू डिपार्टमेंट में। और फिर कहता तरक्की करके किस यूनिवर्सिटी, तो पूछता है, एक क्वेश्चन होता है कि कमर जहां किस यूनिवर्सिटी में उस्ताद है, तो भागलपुर यूनिवर्सिटी में। ठीक है, यहाँ पे पूछता है कि किस यूनिवर्सिटी में उस्ताद है, तो वहां यूनिवर्सिटी का जिक्र आ रहा है, तो ये भागलपुर यूनिवर्सिटी है। और जबकि तदरीसी करियर की शुरुआत उन्होंने महिला कॉलेज से की थी, जिसका नाम था सुंदरवती, जो कि भागलपुर में ही है। और वहां पे जब यूनिवर्सिटी में जाती है तो वो सदर शोबा उर्दू बनती है, यानी उर्दू डिपार्टमेंट की हेड बन जाती है। ठीक है, और वहीं से उन्होंने अपने लाइफ में सुबुकदोशी भी हासिल भागलपुर यूनिवर्सिटी से की, यानी कि रिटायरमेंट वहीं से की। सॉरी, रिटायरमेंट का इनका यहाँ पे कोई जिक्र नहीं है, क्योंकि वहां लिखता है कि तदरीसी और तसनीफी दोनों खिदमत अभी जारी है। तो ये किताब के अकॉर्डिंग उस टाइम तक का उनका जो बायोग्राफी लिखा गया है उसके अकॉर्डिंग यही है। अब वो सुबुकदोश भी कर गई होंगी, हो भी सकता है कि वो इस दुनिया में भी नहीं रही हो, क्योंकि उनका जो तारीख पैदाइश है वो है 1951 या 1952। अरसा गुजर गया है, ज़ईफी में कई जिंदगी गुजार रही होंगी, या फिर आजकल के डेट में लोग बहुत ज्यादा जिंदगी भी नहीं जीता है, तो अब अल्लाह बेहतर जाने। तो ये चीज है किताब के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो कहता है कि कमर जहां ने तनकीदी तसानीफ भी लिखे हैं, तनकीदी मजामीन के भी मजमूए लिखे हैं, उसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें, यानी अफसानवी मजमूए वगैरह लिखे हैं। तनकीद का मतलब मैंने आप लोगों को पहले भी बताया, आज भी, तनकीद के माने होते हैं जब कोई मुसन्निफ, जब कोई राइटर, आप पीएचडी करते हैं तो पीएचडी के लिए उनका एक मौजू होता है, वो उस मौजू को एक्सेप्ट करते हैं और उसी मौजू पे वो बहुत सारी मालूमातों को इकट्ठा करते हैं और उसको लेके अपने तरीके से एक रिपोर्ट तैयार करते हैं। तनकीद का, उस तनकीदी मजमून कहते हैं। वो किसी इंसान पे भी हो सकता है, वो किसी इंसान के लिखे गए अफसाने पे हो सकता है, या उनके जरिए लिखे गए किसी किताब का भी तसनीफ पे तनकीद किया जा सकता है। तो ये तनकीद बहुत अच्छा करती थी, तनकीदी मजमून भी लिखती थी, उसके अलावा ये एक अफसाना निगार भी थी। कहता है इनकी तसानीफ, तसानीफ का मतलब इनकी रचनाओं के अंदर, यानी इनके लिखे गए किताबों में 3 अफसानवी मजमूए हैं। कितने हैं? 3 अफसानवी मजमूए हैं, जिनमें चारागर, अजनबी चेहरे और यादनगर जेरे अशात है। यानी कि इनके 3 अफसानों का मजमुआ था। मजमुआ के माने एक ऐसा किताब जिसमें सिर्फ और सिर्फ उन्होंने अफसाना ही लिखा है, अफसानों का कलेक्शन। तो वो उनके भी अफसानों का मजमुआ 3 है। तो 3 है। आपके पिछले भी एक राइटर है सुहेल अजीम आबादी, उनके भी अफसानों का मजमुआ 3 है। ठीक है, तो थोड़ा सा दिमाग रखना है कि आप 4 जो अफसाना पढ़ने वाले हैं, एक सुहेल अजीम आबादी का, उनके भी अफसानवी मजमुए 3 है, और कमर जहां के भी अफसानवी मजमुए 3 है। तो कमर जहां का अफसानवी मजमुआ जो है वो है 3, चारागर, अजनबी चेहरे और यादनगर। चारागर की अशात हुई थी 1983 में, और जबकि अजनबी चेहरे की अशात हुई थी 1991 ईस्वी में, और वही यादनगर का कोई डेट यहाँ पे मेंशन नहीं है बुक में। उसके अलावा कहता है उनके अफसानवी मजमुए हैं यादनगर, ये सब 3 है। अख्तर शिरानी की जिनसी व रुमानी शायरी, मियार व अकदार, अब्दुल्ला हाफिज मशकीपुरी और हुर्फ आगही जैसी किताबें इनकी तनकीदी तसानीफ है। ये सब कौन सी किताब है? तनकीदी तसानीफ। इस तरह से अफसानवी मजमुए जो है वो 3 है, और तनकीदी तसानीफ में हुर्फ आगही, अब्दुल्ला हाफिज मशकीपुरी की किताब है, उनकी कलाम के बारे में उन्होंने तहकीक किया है। फिर रुमानी शायरी है अख्तर शिरानी की रुमानी शायरी, जिनसी व रुमानी, और फिर मियार व अकदार, मियार। तो इस तरीके से ये इनके तनकीदी तसानीफ है। तो डॉक्टर
कमर जहां का बायोग्राफी यहाँ पे खत्म होता है। और यहाँ पे इस बायोग्राफी से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको बोर्ड पे यहाँ मेंशन किया गया है, जिसमें लिखा है तारीख पैदाइश, जो कि 1951 से 52 तकरीबन लिखा है। यहाँ तकरीबन हमेशा ध्यान रखना है, क्योंकि तकरीबन के माने लगभग ये है। फिर कहता है मकाम पैदाइश मर्दम खेस गांव बुजुर्ग द्वार, जगह का नाम था मर्दम खेस गांव बुजुर्ग द्वार। जिला, किस जिला से ताल्लुक रखती थी? समस्तीपुर से। वालिद का नाम सैयद अताउल हक। पहली कहानी जुनूने वफा 1966 में शाये हुई थी। उनके तदरीसी करियर का आगाज उन्होंने कहाँ से किया? सुंदरवती महिला कॉलेज से, जो कि भागलपुर में है। फिर कहता है सदर शुबा उर्दू वो कब बनी? तो कहाँ बनी? तो सदर शुबा उर्दू उन्होंने भागलपुर यूनिवर्सिटी में ज्वाइन किया, यानी कि वहीं पे थी। तसानीफ के अंदर, यानी उनके रचनाओं के अंदर अफसानवी मजमुओं का नाम मैंने लिखा है, चारागार, अजनबी चेहरे, यादनगर। वो एमए की थी पटना यूनिवर्सिटी से, ठीक है। पीएचडी भी वहीं से की थी, पीएचडी भी वो पटना यूनिवर्सिटी से ही की थी। तो ये सारे उनके जो जरूरी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है कमर जहां के, वो है। अब हम लोग इसी वीडियो में डॉक्टर कमर जहां के लिखाए हुए दिए गए अफसाना क्या नाम है उनका, कटी हुई शाख, उसका जिक्र करेंगे। तो कटी हुई शाख अफसाना जो है, इस जैसे सब कोई जानता है कि अफसाने का एक मरकजी किरदार होता है। जैसे कि आपने मेरे पिछले 2 वीडियो में फरार अफसाना और भाभी जान अफसाने का जिक्र किया, तो वहां पे भी मरकजी किरदार थे। जैसे फरार का था महमूद नाम का एक लड़का, अफसाना भाभी जान का जो मरकजी किरदार थी वो रुकैया नामी औरत थी। उसी तरह से ये अफसाना कटी हुई शाख, इसके जो मरकजी किरदार है वो एक नौजवान मर्द की कहानी है। किसकी कहानी है? एक नौजवान मर्द, यानी एक नौजवान मर्द जो रहता है वो इस अफसाने का मरकजी किरदार रहता है। कहानी के अंदर बयान किया गया है हमारे आज के दौर के नस्ल के बारे में। आज के जो दौर के नस्ल होते हैं, यानी आज के दौर में समाज में जो मर्द है या फिर खासकर लड़के हैं, जिनको लगता है कि अरे अपने देश में क्या रखा है, हमारे घर में क्या रखा है, बाहर चलो, बाहर की दुनिया देखो, वहां पे कितने सारे हसीन नजारे देखने को मिलेंगे, कितनी सारी खुशियां, कितने सारे ऐशो आराम है विदेश में, जो कि हमारे देश में नहीं पाया जाता है। और यही हमारे जिंदगी में मसले का कारण बन जाते हैं। और इंसान क्या करता है? बाहरी रंगीनी और बाहरी खुशियों को हासिल करने के लिए अपना घर, अपना बाल बच्चा, अपने फैमिली, अपने रिश्तेदारों को छोड़ के वो बैरून मुल्क चले जाते हैं। बैरून मुल्क का मतलब विदेश, दूसरे कंट्रीज के अंदर चले जाते हैं और वहां जाके वो पैसा वगैरह कमाते हैं। पैसा रुपया तो बहुत कमा लेते हैं, लेकिन वो ज़हनी कर्ब का शिकार हो जाते हैं। ज़हनी कर्ब का मतलब दिमागी उनके पे बहुत बड़ा प्रेशर हो जाता है, दिमागी उलझन में वो मुब्तला हो जाते हैं। कारण क्या होता है कि उनका ज़हनी सुकून खत्म होता है, क्योंकि वो रहते हैं विदेश में, और विदेश में टर्म एंड कंडीशन ऐसा होता है कि आप विदेश से तुरंत नहीं आ सकते हैं। विदेश में जाने पे आपके साथ हो जाता है कि लगभग आपको 2 साल विदेश की पॉलिसीज को मानना होगा। उस कंपनी की पॉलिसी अलग अलग होती है, वहां के टर्म कंडीशन को आप अप्लाई करते हैं और ऐसे रहते हैं। लेकिन वही अपने मुल्क में आप किसी भी देश, अपने भारत देश के अंदर किसी भी शहर चले जाइए तो वहां से आना आपके लिए इजी होगा। जबकि वही बैरून मुल्क जाते हैं तो वहां पे आपके लिए वापसी का टाइमिंग जो होता है वो एक मुकर्रर होता है। और उस दरमियान आपके फैमिली वालों के साथ चाहे कितनी भी बड़ी खुशी, कितनी भी बड़ी गम, कितने भी बड़ी मुश्किलातें आ जाए, आपको वहां पे नहीं जाना है। आप नहीं जा सकते हैं, चाह के भी नहीं जा सकते हैं, ठीक है। तो इंसान जो होते हैं ना, कि लड़के हो या खास करके वो इंसान जिनको लगता है कि बैरून मुल्क जाने में बहुत सारे नफे हैं, बहुत सारे फायदे हैं जो कि हमारे देश में नहीं देखने को मिलता, ये हमारे आज के मौजूदा साइंसी दौर के बहुत बड़े प्रॉब्लम्स हैं जिसको आज हम लोग फेस कर रहे हैं। और ये समझ के विदेश चले जा रहे हैं कि जिंदगी खुशी से गुजारेंगे, लेकिन वहां जाने पे कुछ रोज रहने के बाद हमारे अंदर क्या होता है, दिल दिमाग मेरा काम करना बंद कर देता है कि अरे ये कहाँ चले आए, अपने बाप को छोड़ के, अपने माँ को छोड़ के, बूढ़ी माँ थी, मेरे पीछे मेरे छोटे छोटे भाई बहन थे, या फिर जो शादीशुदा इंसान है, मेरे पीछे मेरी बीवी छूट गई, मेरे बच्चे छूट गए, पता नहीं मेरा बच्चा खेल रहा है, मेरी बीवी क्या कर रही है, मेरी बीवी का तबीयत ठीक है कि नहीं है। और अगर ये सब चीज उनको पता भी चल जा रहा है, क्योंकि अब तो टेक्नोलॉजी बहुत फास्ट है, साइंस का दौर है, और आपको क्या दे कि इंटरनेट है, तो फोन है, व्हाट्सएप है, सब चीज है, तो वो दिख भी रहा है। लेकिन खुदा ना खास्ते अगर खुशी में है तो कुछ देर के लिए तो आप सेटिस्फाइड है, लेकिन अगर वो गम में मुब्तला है, अगर आपके बच्चों में कोई बीमार है, अगर आपकी बीवी की तबीयत खराब है, तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे? आप चाह के भी कुछ नहीं कर पाएंगे सिवाय अंदर ही अंदर घुटने के।
तो इस तरह से इंसान जो होता है जहनी कर्ब का शिकार हो जाता है और इंसान के अंदर जो तकलीफ होती है वो उसके अंदर ही अंदर उसके लिए घुटन का बहुत बड़ा रीजन बन जाती है और इंसान कभी खुश नहीं हो सकता, चाहे वो कितना भी बड़ा अमीर और कितना भी ज्यादा दौलतमंद क्यों ना हो जाए। तो ये हमारे मौजूदा दौर के मसाइल है और कटी हुई शाख के अंदर अफसाना निगार ने इसी मसले को दिया है। अब आप सोचिएगा कि ये इस तरह का अफसाना है, तो फिर यहाँ ये कटी हुई शाख से क्या मुराद है? अफसाना का उन्वान कटी हुई शाख क्यों है, क्वेश्चन भी है। तो अफसाना का उन्वान कटी हुई शाख कमर जहां ने इसलिए रखा है कि एक पेड़ है, एक पेड़ में बहुत सारे टहनी लगे होते हैं और उसी टहनी पर पत्ते होते हैं, कलियां होती है, फूल लगते हैं, फिर फल लगते हैं, तो वो सारे पेड़ के पार्ट्स हो जाते हैं। लेकिन कभी कभी आप देखते हैं रीजन कुछ भी हो, एक टहनी टूट के गिर गई, एक टहनी आपकी टूट के क्या हो गई, गिर गई, तो वो टहनी जैसे ही पेड़ से अलग हो रही है, यानी वो शाख, शाख कहते हैं टहनी को, डाली को, वो शाख अगर जैसे हमारे पेड़ से कट के अलग हो जाती है, वो शाख चाहे जितना भी हरा भरा हो, चाहे जितना भी उसके अंदर फल लगा हो, फूल लगा हो, या फिर आपको कह दे कि उसके अंदर कितने भी पत्ते हो, लेकिन वो सूख जाते हैं, मुरझा जाते हैं और वो टहनी टूट के खराब हो जाती है, उसका वजूद किसी काम का नहीं रहता है, चाहे वो कितना भी हरा भरा हो, जैसे पेड़ से अलग होता है वो सूख जाता है। ठीक है, बाद में वो या तो जलावन के काम आ जाता है या फिर बाद में उसका बच्चा गिल्ली डंडा बना ले तो हर्जे ना, जलावन में जाए तो हर्जे ना, चाहे मास्टर उसका छड़ी बना के पीटे तो हर्जे ना, लेकिन वो शाख जो है वो टूट गई और उसका वजूद खत्म हो गया। इसीलिए अफसाना निगार ने कहानी का उन्वान कटी हुई शाख बताया कि जब तक, तो अब ये चीज इंसान पे कैसे अप्लाई होता है, जैसे एक फैमिली है, फैमिली के अंदर माँ बाप के 3 4 5 जो भी बच्चे हैं, जो भी औलाद है, वो सब अपने माँ बाप के साथ रहते हैं, चाहे कम रुपया कमाए ज्यादा रुपया कमाए, माँ बाप का भी नजर उन पे है और वो माँ बाप, बच्चे भी अपने माँ बाप से जुड़े हुए हैं। लेकिन उसी में कोई एक औलाद उनसे कट करके अगर दूसरे कंट्री चला जा रहा है, जाहिर सी बात है दूसरी कंट्री इंसान दो तरीका में जाता है, दो, एक इंसान का माइंड सेट है कि हम जा रहे हैं बाहर, खुशी में जाना, भाई यहाँ क्या रखा हुआ है, हमको जाना है, विदेश जाना है, तो खुशी में कोई कोई जा रहा है, कोई कोई नहीं, इंसान तकलीफ में, मजबूरी में जा रहा है, लेकिन जा रहा है दोनों कंडीशन में बाहर। तो वो जब बाहर जा रहा है तो वो अपने परिवार से, अपने रंग रूप से, अपने नस्ल से, अपने बातचीत से, सब चीज से कट के जा रहा है। तो वो इंसान भी एक कटी हुई शाख के मानिंद हो गया कि वो अपना फैमिली, अपना बचपना, अपना जवानी जिस घर में गुजारा, जिन प्यारों के साथ गुजारा, उन सब को छोड़ के वो बाहर जा रहा है। और वही प्यारे, वही इंसान जब बाहर से 2 साल के बाद आ रहा है, वापस आ रहा है, तो वो वहां के माहौल में ढल के आ रहा है। यहाँ तक कि उसका, अब जैसे यहाँ पे था ना कि चप्पलें पहन के चला जाएगा मार्केट, लेकिन जब विदेश से आएगा तो पैर में साफ जूता रहेगा, एकदम डील डॉल में। तो उसी के घर का लोग जब उससे जाएगा बतियाने, पूरा सूट बूट चढ़ाए रहेगा, यहाँ से लेके गया रहेगा, भले झोला में कपड़ा, गांव में देखता है कपड़ा पूरा झोला में कस के लोग कहीं कहीं चला जाता है लेके, लेकिन वहां से आएगा तो ट्रॉली बैग खींच के लेके आएगा। वहां कंडीशन में क्या हो जाता है कि जो आपके फैमिली मेंबर्स हैं, आप उनसे मतलब एक नए रंग रूप में मिल रहे हैं, जो विदेशी आ रहे हैं वो नए रंग रूप में मिल रहा है, और उस कंडीशन में जो आपके घर के मेंबर हैं आपके साथ क्या कर जा रहे हैं, आपको वो अजनबी महसूस हो रहे हैं। उन लोगों को लग रहा है भाई मेरा भाई थोड़ी है, ये ऐसा तो नहीं था, मेरा भाई कैसा था, कैसा आदमी आ गया, तो वहां पे अजनबीपन उसको लग रहा है, अजनबीपन महसूस हो रहा है आपके फैमिली मेंबर को। आपकी माँ भी देख रही, मेरा बेटा है, बाप भी देख रहा है, या फिर अगर खुश भी हो रहा है कि हाँ चलो मेरा बेटा बहुत अच्छा बन गया, लाइक फाइक बन गया, फिर भी उसको बात करने में गिल्ट फील हो रहा है, थोड़ा सा ना वो हेजिटेशन में आ रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अपनायत कहीं ना कहीं खत्म हो गई। उस चीज को सामने वाला भी फील कर रहा है, हम भी फील कर रहा है, वो भी आ रहा है 2 साल वहां पे वो रह के आ रहा है, और जब अपने घर के माहौल में आ रहा है तो उसको भी भोजपुरी बोलने में दिक्कत होगा, उसको भी हिंदी बोलने में दिक्कत होगी, और वो इंग्लिश बहुत आसानी से बोल सकता है। ये सब चीजें देखने को, दूसरे कहाँ जाइए, आप अपने ही फैमिली मेंबर का जिक्र करिए कि मैं बता रही हूँ कि जैसे कि आपके अबू 4 भाई हैं, एक चचा आपके विदेश रह रहे हैं, उनसे आप किस तरीके से बात करते हैं, और एक चचा जो आपके घर में रह रहा है आप उनसे किस तरह का बात कर रहे हैं। तो जो चचा आपके घर में है वहां उनके साथ आपका बॉन्डिंग बहुत बढ़िया है, और जो विदेश वाले आ रहे हैं उनके साथ भी बॉन्डिंग रहेगा, लेकिन एक बॉर्डर लाइन जो होता है ना, वो बॉर्डर लाइन होता है जिसको ना तो वो क्रॉस कर पा रहे हैं ना ही आप क्रॉस कर पा रहे हैं। एक जो बीच में दीवार होती है ना, वो दीवार खड़ी होती है जो अपनायत को रोक रही है, ठीक है। और यही कारण है कि वो इंसान एक कटे हुए शाख के मानिंद बन जाता है,
ठीक है। इस अफसाने में यही बयान किया गया है एक नौजवान मर्द के रूप में, कि वो भी नौजवान मर्द दोस्त के उकसाने पर, घर वाले के छोड़ छाड़ के, अपना रिश्तेदार अजीज हित महिम छोड़ के वो नौजवान मर्द खिलजी ममालिक पहुंच जाता है। कहाँ चला जाता है? खिलजी। खिलजी एक विदेश है, एक जगह है, तो उस तरह से वो विदेश जाता है। वहां पे ऐसो आराम की जिंदगी, बीवी बाल बच्चा को हर तरह का खुशी दे देता है, बहुत खुश होता है। लेकिन शुरू शुरू में वो जब जाता है तो सिर्फ और सिर्फ उसके कानों में उसके दोस्त की आवाज गूंजती है, क्या तुम यहाँ कुआं का मेंढक बना हुआ है, बाहर निकलो, देखो दुनिया कितनी हसीन है। वही हसीन दुनिया देखने ये नौजवान मर्द बेचारे चले जाते हैं और अपने पीछे अपने मुल्क, प्यारे मुल्क हिंदुस्तान को छोड़ के चले जाते हैं। अपने माँ बाप को, अपने घर रिश्तेदार को, अपने दोस्तों को, सबको छोड़ के वो परवाज कर जाते हैं विदेश की तरफ। और जब वो विदेश की तरफ जाते हैं तो उस वक्त उनके आंखों पे विदेशी चमक इतनी ज्यादा थी, बाहर की रंगीन दुनिया इतना ज्यादा उनके दिलो दिमाग पे सवार था कि उनको अपने पीछे किसी चीज की कोई फिक्र नहीं थी कि मेरे बाद मेरे बाप का क्या होगा, मेरे बाद मेरी माँ का क्या होगा, मेरे माँ बाप अब बूढ़े हो चुके हैं, अधेड़ उम्र में आ गए, कैसे होगा इनका कुछ। उसको तो सिर्फ नशा था हमको विदेश जाना है। और वो जब विदेश जाता है खूब रुपया पैसा कमाता है, खूब तौर तरीका से रहता है, लेकिन धीरे धीरे इसको लगता है कि जिस रंगीनी को देख के सपना सजा के ये यहाँ पे आया था, ये अब सपना धीरे धीरे ये मेरा ना इमेजिनेशन जो था, सुंदर सुंदर चीज, वो सब धुंधला क्यों रहा है। ये फिर सोचता था कि काश वैसा ही सब कुछ हो जाए जैसा पहले था, जैसा सोचे थे। लेकिन धीरे धीरे इस पे हकीकत का एहसास हो रहा है, क्योंकि इसके पीछे जो माँ बाप थे, बाप मर जा रहे हैं, वो इतना मजबूर रहता है कि विदेश से बाप को कंधा देने नहीं आ सकता है, माँ बीमार है, माँ से मिलने नहीं आ सकता है, रिश्तेदार में किसी की शादी हो रही है, बहुत मन है, नहीं जा सकते, दोस्त है, दोस्त ब्याह कर रहा है, हम नहीं जा पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अब ये दिमागी उलझन और जहनी कर्ब और दिली कर्ब में मुब्तला हो जाते हैं, यानी दिमाग से टेंशन होता है, दिल के अंदर इसको दुख होना शुरू होता है। जबकि बीवी बाल बच्चे साथ में, उन सबको खुश कर रहा है, ऑफिस से आ रहा है, बाल बच्चा सोया मिल रहा है, सुबह ये सोया रह रहा है, उठ रहा है, बाल बच्चा स्कूल चला गया रह रहा है। फिर ये सोच रहे कि भाई हम इतना कुछ कर रहे हैं, इतना सब कुछ कर रहे हैं, किसके लिए? बाल बच्चा खुश रहे, हम खुश रहे, तो बाल बच्चा को तो खुश कर ही नहीं पा रहे हैं। आ रहे हैं तो बीबी थकी हारी सोई मिल रही है, बाल बच्चा का मुंह 10-10 दिन हो जा रहा है, बाल बच्चा से बात नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि रात गए ऑफिस से आ रहे तो बाल बच्चा सोया है, सुबह उठ रहे हैं तो मेरे से पहले बच्चा स्कूल में चला गया है। भाई हर चीज तो पैसा वैसा, घर अच्छा, गाड़ी अच्छा, बैंक बैलेंस अच्छा, घर में हर एक आराम का चीज है, लेकिन जहनी सुकून हमको नहीं है। और एक दिन ऐसा क्या हुआ कि वो ये सब चीज अपने एक दोस्त से शेयर किया, और वो कहता भी है कि अरे ये क्या हो गया, यहाँ के लोग कैसे अपने हाल में मुब्तला है। तो अपने दोस्त से पूछता है कि यार यहाँ के लोग कैसे खुश रहते हैं इस तरह की जिंदगी में, ना इनको अपने माजी से लेना देना होता है, ना इनको अपने आने वाले मुस्तकबिल से कोई लेना देना, ये अपने हाल में ही खुश रहते हैं। माजी का मतलब कि अपने प्यारों को जो छोड़ के आए हैं उनके बारे में भी नहीं सोचते, मुस्तकबिल से मतलब कि आने वाले दिन में ये क्या रख के जाएंगे। और किसी इंसान की जो जिंदगी है ये तीनों टाइम पे पूरा का पूरा डिपेंड करती है, यानी कि कोई भी इंसान सिर्फ और सिर्फ हाल में नहीं जी सकता है, या फिर सिर्फ मुस्तकबिल के लिए नहीं जी सकता है, माजी को भूल नहीं सकता। कोई इंसान कहता है माजी छोड़ो, मुस्तकबिल का क्या सोचना, हाल पे जियो, लेकिन ऐसा नहीं होता। हमारी जो जिंदगी होती है, माजी हाल मुस्तकबिल तीनों से मिलके ही चलती है। तो ये चीज को अब इसको धीरे धीरे इस मर्द को एहसास होता है, तो वो अपने दोस्त से भी पूछता है कि अरे यार ये क्या हो रहा है, कि ऐसा तुम सोचते हो जैसा मैं सोचता। नहीं, हम ऐसा नहीं सोचते, हम लोग का मतलब है यहाँ आए सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने, पेट की आग को ठंडा करने, क्योंकि हमारे तरफ उतना नहीं मिलता था हम लोग को पैसा, आए हैं। और तुम जितने ज्यादा हसास हो, यानी कि तुम ज्यादा जितने सेंसिटिव हो, शायद यहाँ के लोग इतने सेंसिटिव नहीं है, इसलिए तुम ऐसा फील कर रहे हो, क्योंकि तुम ज्यादा हसास दिल के हो, यानी कि तुम ज्यादा दिल पे कोई बात लेके सोचते हो। छोड़ो हटाओ कि यहाँ के लोग रोबोट वाला जिंदगी जीते, उनको जीने दो, अब तुम्हारे सोच जैसा तो सब कोई नहीं है, लेकिन ये अंदर ही अंदर घुटते रहता है, सोचते रहता है। फिर एक दिन ऐसा आता है, कभी कभी आप देखिए अगर विदेश के अंदर बहुत सारे टर्म आ जाते हैं, सारा जितना भी दूसरे कंट्री के लोग आए रहते हैं, दूसरे नेशनलिटी में, उन सबको वो वापस कर देता है बिना किसी रीजन के, बुलाते जाएगा। अगर आपको वहां पे उसको 25,000 वर्कर की जरूरत है किसी कंपनी को, तो 25,000 बुलाएगा, ठीक है। अब जैसे उसका काम अब धीरे धीरे खत्म हो रहा है, तो अब जाहिर सी बात है कि काम कम हुआ तो वर्कर्स उसको ज्यादा अब चाहिए नहीं, तो सोचेगा कि बैठा के इसको सैलरी क्यों दे, भेजो इसको इसके मुल्क। बस क्या करता है,
डायरेक्ट 25,000 में कहेगा कि 20,000 का नौकरी खा जाएगा, डायरेक्ट 5,000 का नौकरी खा जाएगा, 10,000 का खा जाएगा। अब आप क्या करिएगा उस कंडीशन में? आपको वापस फिर अपने देश में आना पड़ेगा। तो अचानक से वैसा वहशत का बादल मंडलाने लगा खिलजी के अंदर, और वो जो नौजवान मर्द था उसको भी अपने बीवी बाल बच्चों समेत वापस हिंदुस्तान आना पड़ा। ठीक है, तो वही जो वही हिंदुस्तान वापस आता है, तो जब ये अपने आंगन में आता है, अपनी माँ को देखता है, जो बूढ़ी माँ बैठ बिस्तर पे खांस रही है, आधा मरी हो चुकी है, तुम्हारी टाइप बहुत बीमार है, तो वो ये अपनी माँ को देख रहा है, और वही ये सब चीज वो सोच रहा है जो उसके जिंदगी में वो माजी में कर गया था, कि कैसे हम ये सब छोड़ के चले गए थे, अपना लोग बाग। और कहता है कि क्या सच में मैं अपने देश के लिए अजनबी हो गया हूँ, अपने प्यारों के लिए अजनबी हो गया, हर तरीका से लग रहा है कि हम अजनबी हो गए, अपने ही घर में उसको अजनबी वाला फील आता है। हम इसके पहले भी बताएं कि कोई इंसान अपने कल्चर से, अपने घर द्वार से, किसी के, हम ही लोग अगर 10 दिन के लिए कहीं दूसरे जगह चले आते हैं वापस अपने घर में, ऐसा था अपने घर में, ये तो नहीं दिखा था, दूसरा समझ में आने अजनबियत, तो उसको भी अजनबियत का अंदाजा लगता है जब वो वापस आता है तो। और यही सारी पिछली बातों का वो सोचते रहता है, सोचते रहता है, जिसको कहानी में बताया गया कि वो आंगन में खड़े होकर अपने सारे पिछले बातों को सोच रहे कि कैसे वो छोड़ के चला गया था अपना मुल्क। ठीक है, उसको अफसोस हो रहा था बाद में। ठीक है, अफसोस हो रहा था कि अरे गए तो सब कुछ किए, लेकिन जहनी सुकून और दिली तकलीफ हमेशा साथ में मेरे रहा ना, इस चीज का उसको अंदाजा था। तो यही इस अफसाने के अंदर बताया गया, और इस कहानी का जो मरकजी ख्याल है, अफसाने का मरकजी ख्याल, कमर जहां यही बताना चाहती है कि इंसान ऐसो आराम की जिंदगी, आज के दौड़ते भागते साइंस के जमाने के अंदर हमारे बहुत सारे मसाइल, और इसी मसाइल को दूर करने के लिए वो नौजवान मर्द खिलजी चला जाता है और वहां पे जाके रुपया पैसा कमाता है, लेकिन जहनी तकलीफ का और दिली कर्ब का शिकार हो जाता है। इस अफसाने में इसी मादी माहौल को दिखाया गया है कि आज हमारे माहौल पे कितना गलबा, कितना गलाजत तारी हो गया कि लोग पैसा कमाने के लिए इतना पागल हो गए हैं, इतना अंधाधुंध, कि उनको अपने पीछे किसी भी चीज का नजर आता नहीं, और कब आता है? जब वक्त बहुत पीछे छूट जाता है। ठीक है, तो यही इस अफसाने का द एंड है, आप लोग को याद करना है। इसमें क्वेश्चन आंसर्स जो है मैं बताई हूँ कि जो स्टार्ट पॉइंट पे है, जैसे कमर जहां किस यूनिवर्सिटी में उस्ताद है, भागलपुर यूनिवर्सिटी में कमर जहां का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है, निसाब मतलब किताब में, तो वो है कटी हुई शाख। कमर जहां के वालिद का नाम क्या है? सैयद अताउल हक। ठीक है, कमर जहां की पैदाइश किस जिले में हुई? तो समस्तीपुर जिला में। कमर जहां की पैदाइश कब हुई? तकरीबन 1951 से 52 ईस्वी में। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आपके आएंगे 2 नंबर वाले में। स्पेशल इसका एक अलग से वीडियो बनाया जाएगा जिसमें क्वेश्चन जो 2 नंबर्स के होते हैं, 2 मार्क्स के होते हैं, जो आपको 10 का जवाब देना होता है किसी 10 का, तो वो किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, तो वो क्वेश्चन आंसर का एक अलग से वीडियो बनेगा। इसलिए आगे के सारे बातों को देखने के लिए, एग्जाम से रिलेटेड हर बात को जानने के लिए, या बुक के अंदर के चैप्टर को पढ़ने के लिए आप दानिया उर्दू क्लासेज को ज्वाइन करें और उसके चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे के सारे मटेरियल्स जो बुक्स के हैं वो सब आपको टाइम टू टाइम प्रोवाइड हो सके। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।